पूंजी उपभोग और प्रकृति शीर्षक व्याख्यान श्रृंखला के आज की प्रथम कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रथम व्याख्यान का विषय है प्रकृति और अंतर प्रकृति पर मार्क्स। प्रोफेसर गोपाल प्रधान जी से निवेदन है कि अपने व्याख्यान का प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि आप सब जानते हैं इस बात को कि मार्क्स और उसके बाद 20वीं सदी में एक मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण के जो सबसे बड़े आचार्य हुए यानी सिगमंड फ्राइड, तो इन दोनों के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि मार्क्स जहां मनुष्य के बाहर, मनुष्य के अतिरिक्त मनुष्य के बाहर जो पूरी दुनिया है, तो उसके बारे में विश्लेषण के लिए सबसे बेहतरीन आदमी हैं, सबसे बेहतरीन चिंतक हैं। और दूसरी तरफ फ्राइड के बारे में यह माना जाता है कि मनुष्य के मन के भीतर की जो दुनिया है उसके बारे में विश्लेषण के लिहाज से फ्राइड सबसे अधिक उपयोगी है। तो ये एक तरह का विभाजन मार्क्स और फ्राइड के बीच में, हालांकि दोनों के बीच में काफी समय का अंतराल है, फिर भी यह एक विभाजन किया जाता है कि इन दोनों में यह एक अंतर दिखाई पड़ता है कि एक यानी मार्क्स जहां दुनिया, बाहर की दुनिया, मनुष्य के बाहर की दुनिया को व्याख्यायित करने और विश्लेषित करने में मुख्य रूप से उपयोगी साबित होते हैं, तो दूसरी ओर फ्राइड मन के भीतर की दुनिया, भीतर की जो दुनिया है उसके विश्लेषण और व्याख्या के लिए ज्यादा उपयोगी हैं। ऐसा एक विभाजन आमतौर पर स्वीकार किया जाता है बौद्धिकों के बीच में। इस प्रसंग का जिक्र मैं इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि ये दोनों ही चिंतक ऐसे हैं जो आमतौर पर फ्राइड के बारे में ऐसा ख्याल किया जाता है कि उन्होंने जो भीतर की दुनिया है, मन के भीतर की जो दुनिया है, उसका एक हद तक एक रहस्यमय किस्म का, ऐसा माना जाता है कि एक रहस्यमय किस्म का अचेतन की अवचेतन की प्रधानता उन्होंने स्थापित की। क्योंकि यह कहा ही जाता है कि उन्होंने कहा कि 90% जो हमारे कार्य हैं उनको संचालित करने वाली जो शक्ति है वो अवचेतन है। तो ऐसा लगता है लोगों को, उनका मानना है, एक धारणा है कि उन्होंने अवचेतन की पूजा की। तो इसलिए एक धारणा उनके बारे में बनी हुई है। और इसी तरह से मार्क्स के बारे में भी एक धारणा है कि जो आर्थिक शक्तियां हैं, जो बाहर की ओर हैं, मनुष्य के बाहर, उनकी एक हद तक प्रबलता को स्थापित करना मार्क्स ने अपने चिंतन का मुख्य विषय बनाया था। लेकिन दोनों ही चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वह यह कि दोनों ही तत्व ऐसे हैं जिनमें रहस्यात्मकता थी और अन्य चिंतक इनको रहस्यमय बताते थे। मन के भीतर की जो दुनिया है और खास करके अवचेतन जिसको कहा जाता है, अचेतन कहा जाता है, उसके बारे में बहुत ही रहस्यीकरण था। आमतौर पर लोग, जैसे साहित्य लिखना, हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो कविता लिखना, तो उसके साथ एक तरह का रहस्यीकरण जुड़ा हुआ है। लोग कह देते हैं कि मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है। कैसी प्रेरणा प्राप्त होती है, कौन सी, उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से मार्क्स के सामने भी जो अर्थतंत्र खुल रहा था, जो स्पष्ट हो रहा था, वह भी एक तरह की रहस्यमय दुनिया थी। जैसे हमने कहा कि एक पुराने जमाने में ईश्वर जिसको मनुष्य ने निर्मित किया था और उसे अपने सारे सद्गुण सौंप दिए थे, तो वह एक रहस्य की चीज थी जिसके बारे में जानना संभव नहीं था। उसी तरह से आर्थिक शक्ति को मनुष्य ने एक तरह से अपने सारे गुण
अपनी सारी सत्ता, अपनी सारी ताकत, पहले भी हम लोगों ने इस पर विचार किया व्याख्यानों में कि किस तरह से मनुष्य को पूंजी विस्थापित कर देती है और स्वयं उस मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने लगती है, हाँ? तो इस तरह से जो रहस्यीकरण ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, लगभग वही रहस्यीकरण आर्थिक शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि अर्थतंत्र की लगभग सारी की सारी चीजों का निर्माण मनुष्य ने ही किया है। आज भी आप देखिएगा, ये लोग कहते हैं कि आर्थिक शक्तियां शासित कर रही, तो आखिर ये आर्थिक शक्तियां हैं क्या? इन्हें तो मनुष्य ने ही निर्मित किया है ना, लेकिन हमारी चेतना में ये बिठा दिया गया है कि ये कोई ऐसी चीज है जो हमारे नियंत्रण से स्वाधीन कोई स्वतंत्र शक्तियां हैं। तो इस तरह का एक रहस्यीकरण आर्थिक शक्तियों के साथ भी जुड़ा हुआ था। इसका उदाहरण देते हुए मैंने बताया ही था कि बाजार के संबंध में लोग कहते हैं कि वहां पर इनविजिबल हैंड होता है, कहने का मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य होता है। तो एक तरह का रहस्यीकरण, अर्थतंत्र के साथ एक तरह का रहस्यीकरण जुड़ा हुआ था। तो जैसे मन के भीतर की दुनिया के बारे में, अचेतन के बारे में एक तरह का रहस्यीकरण था, और फ्रायड ने और कुछ नहीं किया, जब उन्होंने अचेतन के बारे में बताया तो एक तरह से अचेतन को चेतन के मातहत ले आया। यानी जिसके बारे में हम जब व्याख्या करते हैं, उसको समझाते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे चेतन का अंग हो जाता है। उसी तरह से यह जो अर्थतंत्र था, जिसका जैसा हमने उदाहरण देते हुए आपको बताया कि उसकी शक्तियों को एक तरह का रहस्य प्रदान कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि मनुष्य ने जिसका सृजन किया वह स्वयं उससे ही स्वतंत्र हो गई, अब उसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता है, उनकी एक स्वतंत्र सत्ता हो गई है। ऐसा कई बार हम लोगों की बातचीत में सुनाई पड़ता है, आम धारणा में भी बैठा हुआ है कि ये जो शक्तियां हैं, कहने का मतलब अर्थतंत्र की शक्तियां, आर्थिक ताकतें, तो ऐसा लगता है कि ये कोई स्वतंत्र चीजें हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो मार्क्स ने क्या किया? मार्क्स ने यही किया कि यह जो आर्थिक शक्तियां हैं या जो अर्थतंत्र है, तो उसका जिस हद तक रहस्यीकरण किया जा रहा था, उसको उन्होंने एक व्याख्या के जरिए, एक समझदारी के जरिए उन्होंने उसको एक ऐसी चीज बनाया जिसको मनुष्य समझ सकता है। मनुष्य समझ सकता है। और पहले मैंने पिछले व्याख्यान में भी उदाहरण देते हुए बताया था कि आवश्यकता तभी तक अंधी होती है जब तक उसको समझा नहीं जाता है। यानी अगर किसी भी परिघटना की कार्य पद्धति को आप समझ लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप उसको नियंत्रित भी करना शुरू कर सकते हैं। अर्थतंत्र जिस तरह से स्वतंत्र एक शक्ति के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, वह समाज से ही पैदा हुआ है, वह सामाजिक संबंधों के भीतर से ही उदित होता है और उन्हीं के भीतर वह चलता भी है, किंतु वह अपने आप को इस तरह से पेश करता है मानो वह कोई स्वतंत्र शक्ति हो गई हो। तो मार्क्स की जो पूरी व्याख्या है, दरअसल इस चीज को, इस रहस्यीकरण का पर्दा भेदने की कोशिश है, ताकि अर्थतंत्र को समाज के मातहत लाया जा सके। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये दोनों ही लोग इस मामले में महत्वपूर्ण हैं कि अपने अपने समय में जो इन लोगों के सामने चीजें पेश की जा रही थी रहस्यमय बना करके, उनके रहस्य का इन लोगों ने भेदन करने का प्रयास किया ताकि उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अर्थतंत्र मार्क्स का जो प्रधान वो था, उसका उद्देश्य यही था कि यह जो एक स्वतंत्र सत्ता की तरह से, लगभग ईश्वर की तरह से हो गई है, यह जो ताकत जिसे मनुष्यों ने ही निर्मित किया है और किसी ने नहीं निर्मित किया है। आप सब जानते हैं, हम सब ऐसा सोचते हैं अर्थतंत्र के बारे में मानो कोई बहुत ही अबूझ गूढ़
और तमाम तरह का। और आज की तारीख में भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लगभग कह लीजिए कि एक जमाना था जब अर्थतंत्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में ऐसा माना जाता था कि और स्वयं मार्क्स के साथ भी यह जुड़ा हुआ है कि वह पारंपरिक रूप से ट्रेंड अर्थशास्त्री नहीं थे। उन्होंने अर्थशास्त्र का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया था, वरन एक जरूरत के मातहत उन्होंने अर्थशास्त्र की दुनिया में प्रवेश किया। और ये बात माने उसके बाद से लगभग ये बात बना दी गई कि जो अर्थशास्त्र में दीक्षित लोग हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें ही आर्थिक मामलों में बोलने का अधिकार है। किंतु बहुत सारे लोगों का कहना है कि अर्थशास्त्र या अर्थतंत्र एक इतनी महत्वपूर्ण चीज हो गई है आज के जमाने में कि उसे सिर्फ विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप लोगों को पता होगा कि 2008 में ये सब जब वित्तीय संकट पैदा हुआ तो एक अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में महारानी विक्टोरिया ने यही पूछा, या एलिजाबेथ ने यही पूछा कि आप सब लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप लोग इस संकट को आता हुआ देख क्यों नहीं सके? आप कैसे इसका पूर्वानुमान नहीं कर सके? तो मेरे कहने का कुल तात्पर्य यह है कि अर्थतंत्र के बारे में ऐसा समझा जाता है कि उसे सिर्फ विशेषज्ञ अर्थशास्त्री ही समझ सकते हैं, लेकिन वह इतना स्वतंत्र हो चुका है कि कई बार उन विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों को भी उसका पता नहीं चलता है। तो मार्क्स का पूरा प्रयास जो था वह यही कि यह जो रहस्यमय किस्म की चीज बना दी गई है, जो ऐसा लगता है कि मनुष्य द्वारा निर्मित होने के बावजूद मनुष्य को ही शासित कर रही है, उसे सामाजिक नियंत्रण में ले आया जाए। कुल मिलाजुला के उनका कार्यभार यही था और इसके नाते से उन्होंने उसकी गुत्थियों को खोलने का प्रयास किया था। अब इस खोलने के प्रयास में जो 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 उन्होंने कार्य किया, तो वो स्वाभाविक रूप से मनुष्य की एक धारणा, क्योंकि हमने पहले ही व्याख्यान में आप लोगों को इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की, और उससे पहले हल्का सा विषयांतर करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के यहाँ से जो भी मुझे सवालात प्राप्त हुए हैं, उनको देख करके कई बार यह लगता है कि संभवतः आप लोगों की जो तैयारी है, आप लोगों की जो पढ़ाई है, तो उसके नाते बहुत कुछ मेरे व्याख्यान में से मतलब मुझे खुद संकोच का एक अनुभव होता है, क्योंकि वास्तव में आप लोगों के जो प्रश्न थे वो इतनी तैयारी के साथ हैं कि मुझे कई बार इस व्याख्यान को देते हुए और खास करके पिछले दिनों जब सवाल आए तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि संभवतः आप लोगों की प्रत्याशा के अनुरूप मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन बहरहाल चूंकि यह दायित्व दिया गया है मुझे विश्वविद्यालय द्वारा, तो इसलिए इसे पूरा कर रहा हूं। तो वह यह है कि जो मनुष्य है ना, तो पहले ही मैंने बताया था कि मनुष्य को कर्ता, एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ना, और आप इसे शुरुआती लेखन में ही पाइएगा मार्क्स के कि जो मनुष्य है उसे जिस तरह से बाकी दर्शन शास्त्री, बाकी चिंतक केवल और केवल, और उसका उदाहरण देते हुए मैंने बताया था कि हीगेल ने वो बताया था कि विचारों को पूरा करने वाले एक क्या बोलते हैं कि टूल की तरह से, उपकरण की तरह से मानव समाज होता है। प्रमुख होते हैं विचार। तो उसके मुकाबले मार्क्स ने मनुष्यों को कर्ता की तरह से ग्रहण किया और उनके विचारों को एक तरह की प्रधानता भी दी। किस तरह से प्रधानता दी, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग बातचीत करेंगे। बहरहाल तो कर्ता की यह जो भूमिका मनुष्य को उन्होंने दी, तो उन्होंने यह कहा कि यह जो मानव है, यह जो मनुष्य है,
ये एक और इस मामले में एक तरह से कह लीजिए कि उनके द्वंद्ववाद पर रूस में जिन्होंने सबसे गहराई से विचार किया था और जिन्हें एक हद तक लेनिन ने भी एक समय तक कहा कि उनके लेखन को पढ़ा जाना चाहिए मार्क्सवाद को समझने के लिए, उनका नाम था जॉर्जी प्लेखानोफ। तो प्लेखानोफ ने एक किताब लिखी है और जिसका अंग्रेजी अनुवाद है डेवलपमेंट ऑफ मोनिस्ट व्यू इन हिस्ट्री। तो वो किस रूप में समझते हैं? वो समझते हैं अद्वैत चिंतन। अद्वैत चिंतन माने जिसमें द्वैत नहीं है। द्वैत माने दो। तो दो नहीं है, जो डायलेक्टिक्स है, द्वंद्ववाद है, तो दरअसल वो यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, विरोधी चीजें एक साथ मौजूद हैं, एक ही जगह पर मौजूद है। इसी रूप में उन्होंने द्वंद्ववाद को समझा था। जो विरोधी चीजें हैं वो एक साथ मौजूद हैं इसी रूप में। तो इस अर्थ में आप समझिए कि जो पुराना विभाजन है वह यह कि जो मनुष्य है वह ज्ञाता है और जो बाकी संसार है वह ज्ञेय है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटॉमी जिसको कहा जाता है, कहने का मतलब जो ज्ञाता है और जो ज्ञेय है ये दोनों भिन्न है। ये आमतौर पर दर्शन शास्त्र के भीतर एक विभाजन चला आता था। इस विभाजन को मार्क्स ने सबसे पहले खत्म किया। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उस तरह से अलग अलग नहीं समझते हैं, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि जो सब ज्ञाता और ज्ञेय एक ही है। यानी मनुष्य जो सोचता है वह अपने चिंतन के बारे में भी सोच सकता है। तो इस अर्थ में वह ज्ञाता भी है और स्वयं ही उस ज्ञान का विषय भी है। तो यह जो मनुष्य है दरअसल ये प्रकृति का अंग तो है ही, क्योंकि प्रकृति के ही विभिन्न रूपों में से यह भी एक रूप है। प्रकृति का वह अनिवार्य अंग है, लेकिन वह एक ऐसा अंग है जो सचेतन है। बाकी प्राणियों के साथ एक ये बात है जिसको फिर मैंने पहले व्याख्यानों में स्पष्ट किया कि बाकी प्राणियों के साथ यह है कि वे जो प्राकृतिक परिवेश है, जो परिवेश उन्हें प्रदत्त है, उसके हिसाब से ही वे रहते हैं। लेकिन मनुष्य की खासियत यह है, और इसको एक बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण के जरिए उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि घोंसला, बया एक पक्षी है जो बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा घोंसला बनाता है बया, लेकिन सर्वोत्तम बया और सबसे ज्यादा अकुशल कारीगर के बीच फर्क ये है कि यह जो अकुशल कारीगर है वह भी कोई भी चीज बनाने से पहले, वास्तव में उसका निर्माण करने से पहले अपने दिमाग में उसे बनाता है। तो ये एक समझने की बात है कि जो बाकी प्राणी है ना, तो वो अपने चिंतन की क्षमता का उस तरह से उपयोग नहीं करते हैं, बाकी माने किसी चीज को बनाने में, किसी चीज की रचना करने में, है ना, बल्कि एक तरह से कह लीजिए कि जो प्रदत्त है उसी के हिसाब से वो अपने जीवन को ढालते हैं। लेकिन मनुष्य की, जिसको उन्होंने कहा अकुशल कारीगर, बहुत ही अनगढ़ किस्म का भी जो कारीगर होगा, तो वो मेज बनाने से पहले ना अपने दिमाग में मेज को बनाता है, फिर उसके बाद उस मेज को वह निर्मित करता है। तो इस मामले में, और इसको फिर उन्होंने एक बात के जरिए स्पष्ट किया कि सारे के सारे परिवर्तन दुनिया में ऐसे होते हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क से होकर ही गुजरते हैं। आप कई बार क्या है कि मार्क्स के चिंतन के संबंध में यह सामान्य आरोप लगाया जाता है, और एक हद तक इसके बारे में फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक हद तक इसको बाद के लोगों ने, और खास करके बहुत सारे लोगों का कहना है
कि सेकंड इंटरनेशनल जो बना, तो उसके चिंतकों ने विशेष रूप से मार्क्स की ऐसी छवि बनाई। वह क्या थी? वह यह था कि मार्क्स का जोर क्या बोलते हैं कि ऐसी शक्तियों पर ज्यादा था जो जो मनुष्य से स्वतंत्र थी, है ना? कहने का मतलब तकनीक, मशीन या इस तरह की चीजें, है ना? तो ये बाद के लोगों ने इस रूप में मार्क्स को व्याख्यायित किया। लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि स्वयं मार्क्स और एंगेल्स यही मानते थे कि दुनिया में होने वाला कोई भी परिवर्तन मनुष्य के मस्तिष्क से ही होकर के गुजरता है। कोई भी बदलाव है वो तो इस अर्थ में यह जो मनुष्य है ना, वह करता है, और वह प्रकृति का होने के बावजूद एक ऐसा प्राणी है जो सचेतन रूप से दी हुई परिस्थितियों में हस्तक्षेप करता है। और इस रूप में वह कह लीजिए कि वो प्रकृति का अंग होते हुए भी एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति द्वारा दी हुई परिस्थितियों के हिसाब से ही हमेशा नहीं चलता है, बल्कि उसमें हस्तक्षेप करता है और रचना करता है। और यह एक महत्वपूर्ण बात है ना। लोग बहुत सारे समझते हैं, और इस रूप में मार्क्स को व्याख्यायित भी लोगों ने किया है कि वो ऐसा समझते थे कि अपनी भौतिक जरूरतों की आपूर्ति के लिए, और इसकी एक गुंजाइश बनती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मार्क्सवाद विरोधी चिंतन है वह हमेशा इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य की भौतिक ही जरूरतें सब कुछ नहीं है। तो इसलिए कई बार जोर दे करके इस बात को बताना पड़ता है कि सर्वोत्तम कलाओं के भी मूल में कुछ भौतिक तत्व होते हैं, है ना। नितांत अभौतिक तत्वों से ही कलाओं का सृजन नहीं हो सकता है, लेकिन भौतिक तत्वों के होते हुए भी कला के सृजन में वह जो भौतिक है उसका अतिक्रमण करके अभौतिक के क्षेत्र में जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारा जो यह शरीर है, तो यह शरीर एक भौतिक चीज है, इसके सारे संचालन जो हैं वो एक भौतिक चीज हैं, लेकिन नृत्य केवल और केवल भौतिक नहीं रह जाता है। वह क्या होता है कि इसी भौतिक का एक अतिक्रमण होता है जो अभौतिक के क्षेत्र में चला जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो लोग अभौतिक पर ज्यादा जोर देते हैं, तो उसका विरोध करते हुए मार्क्स के भौतिक वाले तत्व पर ज्यादा जोर दिया। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि जो मनुष्य है तो वो अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, उदाहरण के लिए क्षुधा मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, है ना, या कह लीजिए कि शीत और गर्मी का मुकाबला करने के लिए, है? क्योंकि उसको बाकी प्राणियों के तरह की सुविधाएं नहीं हासिल थी। उदाहरण के लिए भालू को इतने बाल हैं कि उसको शीत और गर्मी से बचने के लिए किसी और चीज को बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य को वो चीजें सुलभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए भवन बनाना एक जरूरत बन जाती है। या कपड़े का निर्माण करना, उसको पहनना, ये एक जरूरत बन जाती है मनुष्य की। तो कई बार लोगों को लगता है कि वह अपनी भौतिक जरूरतों के चलते ही इस संसार में विभिन्न तरह के हस्तक्षेप करता है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। मार्क्स का इस बात पर जोर है कि स्पीसीज बीइंग के रूप में, अब यह एक माने प्राणी के रूप में, मनुष्य प्राणी के रूप में जो है वह केवल और केवल भौतिक जरूरतों की आपूर्ति के लिए ही श्रम नहीं करता है, बल्कि उसके भीतर एक तरह की आध्यात्मिक संतुष्टि की भी चाहत होती है, इसकी भी एक कामना होती है, क्योंकि उसकी चेतना का जो निर्माण हुआ है ना, तो यह जो उसकी चेतना का निर्माण हुआ, कुल मिला जुला के यह मस्तिष्क एक मांस पिंड ही है,
किंतु यह मांस पिंड भी, जैसा मैंने कहा कि मेरे हाथों या किसी नर्तकी के हाथों और शरीर की मुद्राओं का इतना ही महत्व नहीं है कि वे शरीर के संचालन की विशेष विधियां हैं, बल्कि उनके जरिए एक खास तरह की कला का सृजन हो जाता है। उसी तरह से जैसे चित्रकारी में भी है कि केवल विभिन्न रंग ही माने किसी भी चित्र को उसके रंगों में ही अपघटित नहीं किया जा सकता, वह समग्र मिला करके एक एक रचना, एक कला को जन्म देते हैं। उसी तरह से यह जो मनुष्य है, तो वह केवल अपनी भौतिक जरूरतों के जरिए ही नहीं, के कारण ही नहीं, और जैसा मैं उदाहरण दे रहा था कि यह मस्तिष्क जो है वह एक मांस पिंड ही है अंततः, लेकिन वह मांस पिंड होने के बावजूद उसके भीतर जो चलने वाली क्रियाएं हैं वो एक ऐसी दुनिया का सृजन करती हैं जो भौतिक का अतिक्रमण करके अभौतिक की ओर जाता है। तो यह मनुष्य के चेतना का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि वह केवल और केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, है ना, बल्कि एक आध्यात्मिक जो उसकी चाहत होती है, जिसको आप कहिए सौंदर्य बोधीय, एक सौंदर्य बोधीय चाहत भी उस मनुष्य के भीतर मौजूद होती है। और इस सौंदर्य बोधीय चाहत को पूरा करने के लिए मनुष्य प्रकृति में हस्तक्षेप करता है। और जब यह हस्तक्षेप वह करता है तो आप जानते होंगे, और इस बात को हजारहां उदाहरण मैं दे सकता हूं, जैसे शरीर, हमारा शरीर, किसी भी मनुष्य का शरीर आप उठा लीजिए तो वह पूरी तरह से उसी स्थिति में नहीं रहता है जिस स्थिति में वह प्रकृति ने उसे दिया, माने पैदा किया है ना। वह अपने शरीर के साथ, मेरा इशारा सिर्फ वस्त्रों की ओर नहीं है ना, बहुत सारी चीजें, हम सब अपने शरीर को एक खास तरह से निर्मित करते हैं। यह जो प्रकृति प्रदत्त है, यह केवल प्रकृति प्रदत्त नहीं होता है, इसका एक खास तरह से निर्माण किया जाता है। और बहुत प्राचीन काल से श्रृंगार को अनेक बार केवल स्त्री समुदाय के साथ जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। बहुत पुराने जमाने से और मनुष्य मात्र का यह गुण है कि यह जो प्राकृतिक है इसे सिर्फ प्राकृतिक न रहने दिया जाए, बल्कि इसमें कोई न कोई बदलाव किया जाए। है तो अपने शरीर के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे केश हैं तो केश को काट करके एक खास तरह का आकार देना, ये जो बढ़ते हैं तो उन्हें एक खास तरह से रखना, उन्हें एक सजाना संवारना, कुछ जगहों के केश को साफ करके रखना, अलग अलग तरह का उन्हें रूप देना। और ये केवल केश के साथ नहीं है, केवल केश सज्जा के साथ नहीं है, वरन पूरे शरीर के भी साथ है। हम सब ने अपने पूरे शरीर का एक तरह से स्वयं निर्माण किया है। जैसे प्रकृति से मिला उसी तरह से यह नहीं रहता है। इसको फिट रखने के लिए हम दौड़ते हैं, भागते हैं, जिस विशेष तरह का हमें काम करना होता है उस विशेष तरह का काम करने में यह सक्षम हो सके, उसके लिहाज से इसको हम प्रशिक्षित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है उसे उसी रूप में छोड़ देने से मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता है, वरन उसकी जो, जैसा मैंने कहा, भौतिक और जो आध्यात्मिक या सौंदर्य बोधीय जरूरतें हैं, चाहत है, उसके अनुरूप वह उसमें हस्तक्षेप करता है और उसका निर्माण करता है। तो इस अर्थ में आप कह लीजिए कि यह जो मनुष्य है यह प्रकृति का अंग होते हुए भी, जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, वो एक हद तक अपनी चेतना के कारण एक सापेक्षिक स्वतंत्रता बना लेता है। और इस सापेक्षिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए
वह प्रकृति में हस्तक्षेप करता है। दो वजहों से हस्तक्षेप करता है। एक, अपनी भौतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए, लेकिन केवल भौतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए नहीं, वरन अपनी जो सौंदर्य बोधीय इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी आपूर्ति के लिए भी। और इसी अर्थ में मार्क्स ने कहा कि प्राणी के बतौर जो मनुष्य है न, उसका निर्माण श्रम ने किया है। आप सब जानते हैं, और एंगल्स की पुस्तक का नाम ही है वानर से नर बनने की प्रक्रिया में श्रम की भूमिका। तो यह जो मनुष्य है वह मनुष्य बना ही है इस रूप में, श्रम की प्रक्रिया में। यानी जिस तरह से हम करते हैं काम, उसके जरिए हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है। और क्या बोलते हैं कि ये एक मनुष्य की विशेष स्थिति है जिसमें वह श्रम के जरिए अपने आप को ढालता है, और वह भी प्रकृति है, तो इसलिए वह अपने आप को गढ़ता है अपनी जरूरतों के अनुरूप। और ये जो जरूरतें हैं उसके संबंध में ये याद रखना चाहिए कि वह जरूरतें केवल और केवल भौतिक नहीं हैं, बल्कि उन जरूरतों में एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, या कह लीजिए कि एस्थेटिक, सौंदर्य बोधीय तत्व भी शामिल रहता है। तो यह जो श्रम है, जो मेहनत है, जो करता है मनुष्य, उसके जरिए वह अपने आप को ढालता है, अपनी भी प्रकृति का परिवर्तन करता है, माने भौतिक प्रकृति का भी परिवर्तन करता है और अपने स्वभाव का भी परिवर्तन करता है ना। आप सब जानते हैं कि भूख ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानाः पशुभिः नराणाम। संस्कृत में कहा गया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पशुओं और मनुष्यों में समान हैं, लेकिन यहीं तक समानता है। और इनके भीतर भी आप सब जानते हैं कि भोजन स्वाभाविक तौर पर एक प्राणी विशेष की जरूरत है, लेकिन मनुष्य ने उस जरूरत को पूरा करने का जो उपाय है, समाधान है, उसे उसी रूप में नहीं रहने दिया जिस रूप में अन्य प्राणियों के लिए वह है। उसने क्या किया कि उसमें स्वाद को जोड़ दिया, भोजन में स्वाद। और तरह तरह से उस स्वाद को उसने जोड़ा। स्वादिष्ट होना चाहिए भोजन। एक दूसरी बात यह है कि आप सब जानते हैं कि हमारे पूरी दुनिया में ही एक हद तक क्या है कि भोजन एक तरह की सामूहिक क्रिया के रूप में, बहुत जो एटमाइज्ड परिवार हैं उनमें भी आमतौर पर माना जाता है कि भोजन की टेबल पर सबको साथ साथ बैठना चाहिए। तो एक तरह से कहने का मतलब यह है कि यह जो भौतिक जरूरत है मनुष्य की, है ना, उसको पूरा करने का जो उपाय उसने निकाला, उस उपाय में केवल और केवल उस भौतिक जरूरत को ही पूरा करने वाली चीज नहीं रह गई, बल्कि उसमें कुछ उसने जोड़ा, ऐड किया, और इसके जरिए इस प्राकृतिक परिघटना को भी उसने विशेष तरह के मानवीय तत्व के साथ जोड़ दिया और पैदा किया, जिसमें स्वाद, भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया और उसको खाने का एक सामूहिक किस्म का आचरण। तो इसके जरिए समझ लीजिए कि भोजन जैसा एक नितांत प्राकृतिक तत्व भी एक दूसरे तरह की चीज में बदल जाता है। इसी तरह से विभिन्न चीजों में मनुष्य ने, यहां तक कि जिसको मैथुन कहते हैं, यानी स्त्री पुरुष का मिलना, तो उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों का यह कहना है, और हम सब लोग अपने नितांत उससे भी जानते हैं कि अन्य प्राणियों में जहां आप पोस्चर के में भी मामले में कहिएगा तो सारे प्राणियों में मुखामुखम एक दूसरे के सम्मुख होकर के यह जो संभोग है या मैथुन है वो केवल और केवल मनुष्य में है। सिर्फ इतना नहीं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था भोजन के प्रसंग में, कि हमें भूख लगी हुई है,
फिर भी हम इंतजार करते हैं कि दूसरे लोगों को भी जब भूख लगे तब एक साथ खाना खाया जाए। उसी तरह से मैथुन के भी सिलसिले में है कि ऐसा नहीं है कि मैथुन की इच्छा होने से तुरंत नहीं, फिर उसके लिए भी एक खास तरह का सौंदर्य बोधीय तत्व मनुष्य ने आविष्कृत किया। तो ये जो भौतिक जरूरतें हैं वो केवल और केवल भौतिक जरूरतें नहीं रह जाती हैं, बल्कि मनुष्य ने अपनी चेतना के साथ जोड़ करके यह जो प्रकृति है ना, फिर मैं कह रहा हूं कि यह प्रकृति कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति है। मनुष्य भी प्रकृति ही है। और मनुष्य को छोड़ करके प्रकृति नहीं है। प्रकृति स्वयं मनुष्य के भीतर भी है, बाहर भी है और भीतर भी है। तो एक तरह से मनुष्य इस पूरी की पूरी प्रकृति का अंग है। तो वह अपनी भौतिक जरूरतों के लिए जो श्रम करता है, उनको पूरा करने के लिए वह इस तरह से कह लीजिए कि अपनी चेतना के हस्तक्षेप से अन्य प्राणियों द्वारा किया जाने वाले श्रम से भिन्न हो जाता है। उसमें एक सौंदर्य बोधीय तत्व पैदा हो जाता है। और इसी के कारण क्या है कि जो श्रम है, और इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि श्रम मनुष्य के लिए आनंद का स्रोत हो जाता है। और उस आनंद का स्रोत वह इसीलिए होता है, केवल इसलिए नहीं कि हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए भूख लगी है तो हमें मतलब भोजन कर लेते हैं तो क्षुधा मिट जाती है, या मान लीजिए कि अगर यौन इच्छा है तो यौन संतुष्टि हो गई तो मतलब ये हो गया। तो केवल भौतिक जरूरतों की पूर्ति तक वह महदूद नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि उसमें जो वो एक आध्यात्मिक या सौंदर्य बोधीय तत्व जोड़ देता है, उसी के कारण मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला श्रम उसके लिए आनंद का स्रोत होता है। और इसीलिए आप सब जानते हैं कि किसी भी श्रम की गतिविधि के साथ, और ये अन्य तमाम प्राणियों में शायद होता हो या न होता हो, कौन जानता है, लेकिन मनुष्य के साथ एक अनिवार्य तत्व जुड़ा हुआ है, वह यह कि परिश्रम, सामूहिक परिश्रम के साथ अनिवार्य तौर पर गाने का एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, गायन का एक तत्व जुड़ा हुआ है ना। हमारे उत्तर भारत के इलाके में जब भोजन के लिए, रोटी बनाने के लिए जब गेहूं पीसा जाता था, तो पुराने जमाने में पत्थर का एक खास तरह का वह औजार होता था, जो कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल से चला आ रहा है। तो अन्न को पीसने के लिए, और वैसा करते हुए गाते हुए लोग पीसते थे। या अन्य तमाम जगहों पर भी, जैसे जब क्या बोलते हैं, पौधे रोपे जाते हैं खेत में, तो पौधे जब रोपे जाते हैं खेत में तो वो सामूहिक क्रिया होती है, और उस क्रम में भी लोग गाना गाते हैं। या आप जानते हैं कि नाविक लोग भी, और बंगाल के नौका गीत तो बहुत मशहूर हैं, तो नाविक लोग भी नाव को खेते हुए गीत गाते हैं। कोई भी जब परिश्रम का काम किया जाता है सामूहिक रूप से, तो उसमें एक तरह का गायन अवश्य होता है। तो यह जो चीज है वह बताती है कि जो श्रम है वह मनुष्य के लिए एक आनंद का स्रोत हो जाता है। बाकी लोगों के लिए, बाकी जीवों के लिए हो सकता है कि वह थकान का स्रोत होता हो, लेकिन मनुष्य ने उसी चीज को अपने लिए आनंद का स्रोत बना लिया है। इसलिए श्रम मनुष्य का एक स्वाभाविक प्राकृतिक गुण है। परिश्रम करना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। आप खाली बैठ करके नहीं रह सकते हैं, है ना। कोई न कोई परिश्रम संबंधी कार्य आप करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अनेक बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप किसी उदास मन स्थिति में हो
और उस मन स्थिति के बाद अगर आप उस मन स्थिति में किसी काम को करना शुरू कर दीजिए तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वह उदासी दूर हो जाती है ना। क्योंकि परिश्रम में एक खास तरह का मनोतापहारी गुण होता है। जो मनस्ताप है ना, मनस्ताप है, उसको दूर कर देने का एक गुण होता है परिश्रम में। इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है कि मनुष्य कई बार ऐसा महसूस होता है, और फिर से मैं कहूंगा कि साहित्य के हम लोग विद्यार्थी हैं तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आम तौर पर जो समझा जाता है जिन चीजों को, उनका प्रतिफल वैसा ही नहीं निकलता है। उदाहरण के लिए परिश्रम को कई बार ऐसा समझा जाता है कि वह कष्ट देने वाली चीज है, लेकिन मार्क्स का कहना है कि स्वतंत्र हो करके अगर परिश्रम कर रहा है मनुष्य तो उसके लिए यह कष्ट देने वाली स्थिति नहीं है, दुखद स्थिति नहीं है, बल्कि उसके आनंद का स्रोत होती है। क्योंकि इस परिश्रम के जरिए वह कुछ रचता है, वह कुछ बनाता है, और जैसा मैंने कहा कि इसमें उसको एक तरह की मानसिक संतुष्टि होती है, सिर्फ भौतिक संतुष्टि नहीं होती है। तो इसलिए यह परिश्रम उसके आनंद का स्रोत होता है। दुखद बात यही है, जिस बात को उन्होंने कहा कि अपने लिए अगर हम यह काम करते हैं, अपनी ही इच्छा से अगर कोई परिश्रम हम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वह हमें संतुष्टि प्रदान करता है, वह हमारे आनंद का स्रोत हो जाता है। लेकिन पूंजीवाद में आकर के यही जो परिश्रम है वह हम अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि एक तरह से हो यह जाता है कि हमें यह महसूस होता है कि यह परिश्रम हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे के कहने से कर रहे हैं, दूसरे की दी हुई परिस्थितियों में कर रहे हैं। इसलिए जो परिश्रम मनुष्य के आनंद का स्रोत होता है, वही परिश्रम पूंजीवाद के भीतर आकर के मनुष्य के लिए परेशानी, तकलीफ और दुख का स्रोत हो जाता है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य परिश्रम करते हुए पूंजीवादी हालात में आनंद का अनुभव नहीं करता है, बल्कि एक थकान का अनुभव करता है। वह श्रम करते हुए, जबकि श्रम करते हुए उसे सबसे ज्यादा अपने आप को, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है ना, प्राकृतिक गुण है परिश्रम करना, वह बना ही है श्रम के जरिए। और इस सिलसिले में हम लोगों को याद रखना चाहिए कि यह जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य की जो निर्मित है ना, ये क्रमशः हुई है, हमेशा इसी रूप में मनुष्य नहीं था, है ना। इस मनुष्य का विकास हुआ है क्रमशः। हमारा यह जो चेहरा है, जिस तरह से हमारा मुख बना है, जिस तरह से हमारी स्वरतंत्री गले में यहाँ पर अवस्थित हुई है, जिस तरह से हमारे ये हाथ बने हैं कि वह इस तरह से उंगलियों के बीच में किसी भी चीज को पकड़ते हैं, इन सब का क्रमशः विकास हुआ है। हमारे मुंह से जैसे भाषा निकलती है, कहने का मतलब यह कि आप सब जानते हैं कि ध्वनियां सभी प्राणी पैदा कर सकते हैं, सभी प्राणी ध्वनियां पैदा कर सकते हैं, झींगुर भी आवाज पैदा करता है, सभी प्राणी ध्वनियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन भाषा एक विशेष गुण के रूप में मनुष्य में मौजूद होती है। और इस भाषा को बनाने के क्रम में हमारे इस स्वर तंत्र का और हमारे इस मुख विवर का, जिसके जरिए मैं भाषा निकाल रहा हूं, विभिन्न तरह के ध्वनियों का वह विशेष संयोजन जो सार्थक हो जा रहा है और आप तक बहुत जटिल धारणाओं को पहुंचा रहा है। तो ये जो ध्वनि समूह मैं निकाल रहा हूं, इसके लिए मेरा मुख धीरे धीरे विकसित हुआ है, मेरे जबड़े उस हिसाब से बने हैं, है ना। तो यह जो पूरा शरीर है, हमारी आंख जिस तरह से बनी और हमारे दिमाग का जो विस्तार हुआ, उसके कारण हमारा सिर जो बड़ा हुआ। आप सब देखिएगा प्राणियों के,
तो बाकी के मुकाबले सिर जो है वो छोटे हैं, क्योंकि उनके दिमाग का आकार छोटा था। तो इसलिए मनुष्य के पूरे शरीर का क्रमशः विकास हुआ है, और यह जो क्रमशः विकास हुआ है उसी क्रम में, और ये जो विकास हुआ है, तो इसमें समझना चाहिए ये बहुत जटिल किस्म की प्रक्रिया रही है। उदाहरण के लिए हमारी जो भाषा है, तो भाषा में ये जो शब्द आए हैं, तो कई बार लगता है कि ये शब्द यूं ही चले आए हैं, चूंकि हमको विरासत से प्राप्त हुए हैं, तो हम कई बार इसको समझ पाने में असफल हो जाते हैं कि दरअसल ये शब्द जो हैं वो विशेष तरह की परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। पाब्लो नेरुदा की एक कविता है शब्द, और उसमें उन्होंने लिखा कि जब नदियों और बस्तियों का संगम हुआ तो शब्दों का समुद्र फूट पड़ा। और हम सब जानते हैं कि नदियों के किनारे ही सभी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो उन्होंने इसी बात को कहा कि जब नदियों और बस्तियों का संगम हुआ तो शब्दों का समुद्र फूट पड़ा। तो कहने का मतलब कि ये शब्द कैसे आए हैं? ये शब्द आए हैं मनुष्य ने जैसे जैसे उपकरण बनाए, और जब उसने उपकरण बनाए और उसके हाथों का उसी तरह से विकास हुआ, क्योंकि उसमें उपकरण को पकड़ करके वह जो भौतिक दुनिया उसके चारों तरफ बिखरी हुई थी, उस दुनिया की कार्य पद्धति को वो समझने की कोशिश कर रहा था उन उपकरणों के जरिए। उन उपकरणों के जरिए जब उसने विभिन्न भौतिक वस्तुओं या पदार्थों की कार्य पद्धति को उनको समझने का प्रयास शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आप सब ध्यान दीजिएगा, तो हमारी भाषा के भीतर मूलतः जो संज्ञा है और क्रिया है, ये दो मुख्य तत्व होते हैं। और ये क्या है? ये है वस्तु और उसके कार्य, संज्ञा और क्रिया। तो ये जो दोनों तरह के शब्द आए हैं, है ना, तो ये इसी से आए हैं कि जो वस्तुएं हैं उनको हमने उपकरणों के जरिए उनकी कार्य पद्धति को समझना शुरू किया। तो जब वस्तुओं की कार्य पद्धति को हमने समझना शुरू किया तो भाषा बढ़ती चली गई। और इस भाषा में यादृच्छिक लोग बोलते हैं, लेकिन उतना यादृच्छिक भी नहीं है। अनेक जो शब्द हैं, संज्ञाएं हैं जो हमने दी हैं संज्ञाएं, तो वो स्वाभाविक तौर पर उन वस्तुओं के गुणों को द्योतित करती हैं। उन वस्तुओं के गुणों का हमको पता तब चल सका जब हमने उपकरणों के जरिए उन वस्तुओं को समझने का प्रयास किया। वस्तुएं मौजूद थी, हालांकि उस तरह से मौजूद भी नहीं थी, उन्हें भी बनाया है मनुष्य ने। कुल्हाड़ी मनुष्य ने लोहे और लकड़ी से बनाई, ये मौजूद थी, लेकिन लोहा भी बहुत बाद में सामने आया। पत्थर से शुरुआती उसने, पत्थर मौजूद है, लेकिन क्या है कि उससे खास तरह का आकार दिया मनुष्य ने। वह जो खास तरह का आकार दिया उसने, उस क्रम में उसे उस चीज के बारे में पता चला, और उस चीज के बारे में पता चला तो उसने भाषा में उसके लिए एक शब्द दिया। तो और शब्द दिया और उसे एक स्वतंत्र सत्ता प्रदान कर दी। भाषा और क्या है? संसार का पुनर्निर्माण है। जो संसार है उसका हम पुनर्निर्माण करते हैं भाषा के भीतर। कैसे करते हैं? उस संसार को समझ करके, उस संसार की वस्तुओं और उन गतियों को समझ करके हम संज्ञाओं और क्रियाओं के रूप में भाषा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि यह जो मनुष्य है, जो एक प्राणी के रूप में है, तो उसके भीतर मुख्य बात यही है जिस पर मैं आप लोगों के सामने जोर देना चाहता था, वह यह कि वह प्रकृति का अंग है, लेकिन वह प्रकृति का एक ऐसा अंग है जो अचेतन नहीं है, बल्कि एक तरह से उसने इस खुद का भी, और खुद का जब उसने पुनर्निर्माण किया तो समूची प्रकृति का भी पुनर्निर्माण किया है उसने, है ना।
और इस क्रम में जैसा कि हमने कहा कि पूंजीवाद के आने के बाद से श्रम जो जो उसकी एक ऐसी गतिविधि थी जो उसके लिए आह्लादकारी, उसके लिए आनंद का स्रोत थी, वही उसके लिए बोझ बन गई। जो श्रम था उसमें वह अपने आप को साकार होता हुआ समझता था। चूंकि वह श्रम से ही निर्मित हुआ था, इसलिए मनुष्य अपना अपना होना सबसे अधिक सार्थक तभी समझता है जब वह अपने परिश्रम के जरिए किसी नई चीज का निर्माण करता है। दी हुई चीजों में से ही उनको मिला करके जब किसी नई चीज का वह निर्माण करता है, और वह नई चीज आवश्यक नहीं है कि उसकी सिर्फ भौतिक जरूरतों को पूरा करे, है ना। आपने देखा है कि जैसे मान लीजिए फिरकिनी गोल गोल घूमने वाली अगर हमने बना ली, एक पत्ती को हमने तोड़ा और उसे ऐसा बना लिया कि उसमें छेद करके, और अगर हम हवा की तरफ जा रहे हैं तो अपने आप गोल गोल घूमने लगती है। तो अब इसका केवल भौतिक जरूरत से कोई संबंध नहीं है। तो क्या हुआ, इसने एक 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 नई चीज मैंने पैदा कर दी। या मान लीजिए कि क्या है कि आम का बीज है, तो आम का बीज है और उसको मैंने इस तरह से बनाया कि उसमें जब मैं फूंक मारता हूं तो उसमें से आवाज पैदा होती है। तो जब रचना हम करते हैं दी हुई चीजों में से ही, दी हुई जो प्रकृति है उसमें जो वस्तुएं मौजूद हैं उन्हीं को जब हम मैनिपुलेट करके, उन्हीं को ले करके नई चीज हम पैदा करते हैं, तो हम अपने आप को सार्थक समझते हैं। यह जो मनुष्य नाम का प्राणी है, यह अपने होने की सार्थकता तभी महसूस कर पाता है जब वह उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर के एक नई चीज का सृजन करता है। वह नई चीज, जैसा हमने पहले ही कहा, कि जरूरी नहीं कि उसकी केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे, बल्कि उसकी आध्यात्मिक सौंदर्य बोधीय जरूरतों को भी पूरा करता है। और इसी क्रम में दोस्तों इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि इसी क्रम में मनुष्य ने सारे आविष्कार किए। गति के लिए उसने पहिए का आविष्कार किया। और इन सब चीजों के बारे में आप सोचिए तो बड़ा ही रोमांचक लगता है कि आखिर किस तरह की जरूरतों के तहत उसने इन सब चीजों का निर्माण किया होगा, और कैसे फिर धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर के मेथड से उसने इसे समाज में लोकप्रिय बनाया होगा। तो यह जो मनुष्य है वह दरअसल परिश्रम के जरिए जब प्रकृति से ही दी हुई, प्रकृति की दी हुई चीजों से ही एक नई रचना का जब निर्माण करता है तो उसे अपनी सार्थकता का अनुभव होता है। उसे लगता है कि उसने कुछ सार्थक किया, और जब वह अपनी सार्थकता का अनुभव करता है तो दरअसल वो अपने आप को रियलाइज करता है। मनुष्य अपने आप को रियल बनाता है। ऐसे तो वो माने क्या बोलते हैं, अपने बारे में जो हम सोचते हैं तो एक धारणा के बतौर सोचते हैं मैं हूं, ठीक है ना, यह मेरा शरीर है। लेकिन अपने अब ये शरीर भी तो जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई मर गया तो उसका भी शरीर शरीर ही है, और मैं जो जीवित हूं तो मेरा भी शरीर शरीर ही है। लेकिन इन दोनों शरीरों के बीच में फर्क है। क्या फर्क है? वह यही है कि वह जो मर गया है तो वह अब अपने आप को साकार नहीं कर सकता है, रियलाइज नहीं कर सकता है। जो जीवित है वह अपने आप को रियलाइज करता है, माने अपने भीतर की जो क्षमताएं हैं उसकी, उनको वो रियलाइज करता है, वास्तव में उन्हें घटित होते हुए देखता है। और यह जो क्रिया है वह स्वाभाविक रूप से जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक श्रम के जरिए ही हो पाती है। तो यह शारीरिक श्रम के जरिए मनुष्य अपने आप को रियलाइज करता है, और इसी क्रम में वह अपने आप को भी बदलता चला जाता है,
इसके विभिन्न तरह के उदाहरण मैंने आपके सामने दिए कि वह अपने को भी, अपने शरीर को भी बदलता रहता है। और हाल हाल तक बहुत सारे लोगों ने बताया है कि मनुष्य का शरीर के मामले में विकास अब तक जारी है। वो अनेक कारणों से अब तक मनुष्य के शरीर में बहुत सारे विकास जारी हैं, नष्ट, खत्म नहीं हो गए हैं। तो यह क्रमशः हुआ है कि मनुष्य इस रूप में सामने आया है। इस प्रकृति के भीतर रहते हुए, इस प्रकृति का अंग होते हुए, उसमें यह जो एक खास चीज पैदा हो गई, यानी मस्तिष्क, जो मांसपिंड होने के बावजूद एक ऐसी क्रिया में सक्षम था जो एक तरह से कह लीजिए कि वो प्रकृति को एक नया स्वरूप दे सकता था। तो यह जो उसके भीतर पोटेंशियल है, यह जो उसके भीतर क्षमता है, तो इस क्षमता को वो साकार करके सबसे ज्यादा सुख अर्जित करता है, सबसे ज्यादा अपने लिए प्रसन्नता अर्जित करता है। स्वाभाविक तौर पर ऐसा वह हजारों सालों तक करता आया था। अभी एक पुस्तक मैं देख रहा था, तो लोगों ने, मतलब लोग कहते हैं ना, ऐसा समझते हैं हम कि स्कूल जाने से ही बच्चा शिक्षित होता है। तो उन्होंने कहा कि हजारों लाखों वर्षों तक स्कूल नहीं थे, तो क्या मनुष्य शिक्षित नहीं था? ये हाल की परिघटना है, मानव समाज में बहुत हाल की परिघटना है कि स्कूल नाम की चीज सामने आई, जिसके जरिए शिक्षा प्राप्त होने को ही हम शिक्षित होना समझते हैं, है ना। लेकिन इसके पहले बहुत सारे लोग खेल के जरिए, आनंददायक क्रियाओं के जरिए अपने आप को शिक्षित किया करते थे। तो उसी तरह से यह जो मनुष्य है, वो हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक प्रकृति से जो उससे प्राप्त हुआ था, उसी का उपयोग करते हुए नई नई चीजों का सृजन करता रहा। और यह सृजन, फिर से मैं उस बात को जोर दे रहा हूं कि सिर्फ उसके भौतिक, हालांकि प्रधानतः भौतिक, लेकिन केवल भौतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए नहीं था, बल्कि उसकी चेतना के कारण ही उसके भीतर जो सौंदर्य बोधीय एक चाहत पैदा हो गई थी, उसकी भी संतुष्टि उसके इस शारीरिक परिश्रम के जरिए हुआ करती थी। और जिसका हम लोगों ने जिक्र किया कि जैसे भाषा ना, तो इसी बोलने की अपनी क्षमता के जरिए उसने एक ऐसी चीज का निर्माण कर लिया जो प्रभावी बन गई, जो दूसरों को भी प्रभावित कर सकती है। तो एक तरह से उसने जो भौतिक सीमाएं थी उनका अतिक्रमण किया, और इस रूप में वह, जैसा मैंने कहा कि वह प्रकृति है, लेकिन प्रकृति का एक विशेष तरह का रूप है। वह विशेष, और एतत् समानाः, माने जो पशु और नर में समान होने के बावजूद जो भिन्नता पैदा हो गई ना, वह भिन्नता मनुष्य की विशेषता बन गई, और वही उसका सार है, जिसको कहते हैं ना ह्यूमन इसेंस। तो ह्यूमन इसेंस वही है जहां वह बाकी प्राणी जगत से भिन्न हो गया। और वह यह था कि वह जो चेतना संपन्न हुआ, वह जो उसे मस्तिष्क प्राप्त हुआ, और इस मस्तिष्क के जरूरतों के अनुरूप जो उसके पूरे शरीर का पुनर्निर्माण हुआ। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारा शरीर जैसे माथा ऊंचा हुआ, ये सर जैसा मैंने कहा बड़ा हुआ, आंखें सामने की ओर आ गईं, मुख विवर गहरा हो गया, ताकि इसका तरह तरह से मैनिपुलेशन करके मैं विभिन्न तरह की ध्वनियां निकाल सकूं, जो किसी भी प्राणी में इतने तरह की ध्वनियां नहीं मिल सकती हैं। यहां तक कि बोलने के लिए ये जो हमारा स्वरतंत्री है, वो गले के भीतर नीचे चली गई है बड़े होने के साथ। तो इसके साथ केवल मैंने भाषा नहीं अर्जित की, बल्कि इस ध्वनि से ही मैंने संगीत का भी निर्माण कर लिया। तो संगीत एक हद तक बाहर की दुनिया में जो प्रकृति में हवा के जरिए, समुद्र के जरिए और अन्य चीजों के जरिए जो ध्वनियां पैदा हो रही हैं, वह तो है ही, उसका अनुकरण तो है ही, लेकिन
वह स्वयं हमारी भी जो शरीर की प्रकृति है उसके भीतर से भी पैदा होने वाली चीज है, और उसके जरिए हमने केवल और केवल ध्वनि प्राप्त नहीं की, बल्कि उस ध्वनि का एक खास तरह का संयोजन करके हमने उसे संगीत के रूप में ढाल लिया। तो यह जो मनुष्य का, जिस बात को कहा कि मार्क्स की नजर में प्रकृति और अंतः प्रकृति, तो जैसा हमने कहा कि इसमें मुख्य बात यह है कि वह प्रकृति और अंतः प्रकृति दोनों एक ही हैं उनके लिए। क्योंकि जो जो बाहरी दुनिया है, तो मस्त चिंतन और क्या है, बाहरी दुनिया का मानसिक प्रतिबिंबन है। बाहर जो दुनिया है उनका उसका एक मानसिक प्रतिबिंबन हमारा चिंतन है। तो इस अर्थ में वह जो 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 जिस बात को मैं जोर दे रहा था कि यह एक एकात्म है, बाहरी और भीतरी का, भौतिक और अभौतिक का एक अद्वैत है। और यह इस अद्वैत के रूप में मार्क्स मनुष्य को ग्रहण करते हैं, और उसकी जो मूल विशेषता वह बताते हैं वह यही कि अपने श्रम के जरिए वह खुद को भी और आसपास की दुनिया को भी बदलता है। इस अर्थ में वह करता है ना। कोई कर्ता माने जो कहते हैं ना क्रिएटर, तो क्रिएटर के अर्थ में करता नहीं, लेकिन विभिन्न चीजों को वो बनाता है। प्रकृति प्रदत्त ही जो चीजें हैं ना, जिसके बारे में मतलब राहुल संकीर्तन के जिस ग्रंथ की मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, उसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर के बारे में यूनानी दर्शन में एक चिंतन यह भी है कि वह क्रिएटर के अर्थ में करता नहीं है, सृष्टा नहीं है, बल्कि इंजीनियर के अर्थ में करता है। कहने का मतलब कि जो मौजूद है उसी को एक नए तरह का संगठन दे करके वह इस संसार का सृजन करता है। तो उसी तरह से वह जो कर्तापन है, वह जो क्रिएटिविटी है, फिर से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सृजनात्मकता को जो अंग्रेजी में हम कहते हैं क्रिएटिविटी, तो उसका मतलब ही हुआ कि मनुष्य जो है वो क्रिएट कर सकता है ना। तो जो क्रिएट करता है वो आउट ऑफ ब्लू क्रिएट नहीं करता है। जैसे हमने कहा कि भाषा हमको विरासत से प्राप्त हुई है, तो साहित्य का जब हम सृजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा शब्द है सृजन, तो साहित्य का जब हम सृजन करते हैं तो उस भाषा के जरिए ही हम करते हैं, जो कि हमें पहले से प्राप्त है ना। उसी के नए तरह के संयोजन के जरिए हम सृजन करते हैं। तो यह मनुष्य की जो विशेषता है वह यह है कि जो कुछ भी प्राप्त है उसे बाहरी संसार में उसका विशेष तरह का संयोजन करके वह नई रचना पैदा करता है, और वह नई रचना ही उसका साकारीकरण है, उसका रियलाइजेशन है ना? वह अपने आप को उसी रचना में रियलाइज करता है और वह उसके आनंद का स्रोत होता है। यह काम वह सदियों तक करता आया था और उसके जरिए उसने अपने तरह से अपने आप को ढाला, लेकिन पूंजीवाद के भीतर आकर के एक समस्या पैदा हो जाती है, और वह यह कि उसे यह परिश्रम दूसरों के लिए करना पड़ता है, और इस परिश्रम से जो पैदा होता है यानी उसकी अपनी रचना, वह रचना भी उसकी नहीं रह जाती, बल्कि उसका मालिक कोई और हो जाता है। और इसीलिए मार्क्स ने कहा कि यह जो मनुष्य का जो परिश्रम जिसे उसके आनंद का स्रोत होना चाहिए, वह उसके आनंद का स्रोत होने की बजाय उसके लिए कष्ट का स्रोत हो जाता है। जो 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 रचना उसको सुख देने वाली होनी चाहिए, वह रचना उसे सुख नहीं देती है, दुख देने लगती है। और इसीलिए परिश्रम करते हुए, काम करते हुए मनुष्य अपने आप को मनुष्य नहीं समझता है, बल्कि एक तरह से वह मशीन का गुलाम समझने लगता है। जिस मशीन पर वह काम करता है ना, तो आप देखिएगा क्या होता है कि जैसे क्या बोलते हैं, मशीन ही एक तरह से मानवीय गुणों से अर्जित हो जाती है। मशीन मानवीय गुण अर्जित कर लेती है,
और मनुष्य क्या हो जाता है, उस मशीन के हिसाब से काम करने लगता है। मॉडर्न टाइम्स जो फिल्म है चार्ली चैपलिन की, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि मशीन के हिसाब से मनुष्य चलने लगता है, बजाय इसके कि मनुष्य मशीन को चलाए, मशीन ही मनुष्य को चलाने लगती है। तो उसके हिसाब से उसे अपने आप को ढालना पड़ता है। यह एक दुखद चीज होती है कि उसी की बनाई हुई चीज उसी पर शासन करने लगती है। तो इसलिए परिश्रम जो है वो आनंद का स्रोत नहीं रह जाता है। परिश्रम करते वक्त वह अपने आप को ऐसा नहीं समझता है कि वह इस समय मनुष्य के रूप में है, और इसीलिए अपने को मनुष्य के रूप में वह समझता तब है जब वह काम से छुट्टी पर जाता है। आनंद का उसके स्रोत काम के वक्त नहीं पैदा होता है जिसे होना चाहिए। जैसा हमने उदाहरण दिया कि कई बार क्या होता है कि जब आप दुख में हैं तो कोई भी आपने देखा होगा स्वयं अपने जीवन में भी कि मान लीजिए कि कभी किसी बात से किसी के चोट पहुंची मुझे, है तो पता चला कि कोई खेल खेलने लगे, और खेल खेलने लगे तो स्वाभाविक तौर पर शरीर एक्टिव होता है, थकता है, तो हमें जो है उस चोट उस मनुष्य के कही हुई बात की कम हो जाती है ना। ऐसा बहुतेरे मामलों में होता है। तो जिस श्रम को हमारे आनंद का स्रोत होना चाहिए, उसी श्रम को करते हुए मैं अपने आप को आनंद में अनुभव नहीं करता हूं, दुख में अनुभव करता हूं। मैं आनंद का अनुभव तभी करता हूं जब मैं काम से छुट्टी पाता हूं। बच्चों को देखिएगा आप स्कूल में, जो छुट्टी का घंटा बजता है तो एकदम से वो किलकारी मार करके हंसने लगते हैं, इसलिए क्योंकि स्कूल में रहते हुए उन्हें बड़ी बुरी तरह से अनुशासन में रहना पड़ता है। यही मनुष्य के साथ भी होता है कि जब वह काम पर होता है तो उसे एक भयंकर अनुशासन में रहना पड़ता है। मैंने आप लोगों को कल उदाहरण दिया कि मिनट का आविष्कार फैक्ट्री के आने के बाद से हुआ है, तब उसके काम को एकदम से नियंत्रित किया जाने लगता है, और तब वह अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, वरन दूसरे के कहने के कारण अपना काम करता है। तो इसलिए काम उसके आनंद का स्रोत नहीं रह जाता है, बल्कि उसकी गुलामी का स्रोत हो जाता है, और तब वह आनंद तभी अनुभव करता है जब वह काम से छुट्टी पर जाता है। जो ही उसका कार्य की अवधि समाप्त हो जाती है, काम की अवधि समाप्त हो जाती है, तब वह आनंद प्राप्त करता है ना। इसीलिए हम सब अवकाश, छुट्टी को बहुत अधिक एंजॉय करते हैं। ड्यूटी को कभी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको अक्सर ऐसा लगता है, और जैसा वर्तमान व्यवस्था ने बना दिया है, हमारे पूंजीवादी समाज ने बना दिया है, वह यह कि जो ड्यूटी है दरअसल वह हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो यह एक तरह से कह लीजिए कि मार्क्स ने जो मनुष्य की बुनियादी विशेषता और इस पूंजीवादी समाज में उस बुनियादी विशेषता के अपहरण का जो तर्क खड़ा किया था, वह संक्षेप में मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बातचीत की थी, अगर कुछ सवाल हो तो उन पर बातचीत की जा सकती है। धन्यवाद जी। आगे संवाद का समय है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने सवालों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक तो सवाल मैंने देखा कुछ मतलब है कि आपने श्रम का महत्व समझाया, लेकिन उसके आगे मैं समझ न सका कि क्या लिखा हुआ है। संचालक महोदय पढ़ करके बता दें तो समझ सकूंगा। एक मिनट चैट बॉक्स खोल करके देखते हैं, हो सकता है दिखाई पड़ जाए।
हाँ, ये सवाल ये है कि आपने श्रम के महत्व को समझाया। जब अन्य वस्तुओं के साथ श्रम शक्ति को वस्तु के रूप में खरीदा जा सकता है तब पूंजीवादी उत्पादन संभव बनता है। श्रम को क्रेय वस्तु बना दिया गया है। श्रम को पूंजीवादी बंधनों से मुक्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपकी राय जानना चाहती हूँ। तो देखिए, श्रम को पूंजीवादी बंधनों से मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं के लिए ही मार्क्स का कहना था कि इस पूंजीवादी समाज को नष्ट करना होगा, उखाड़ फेंकना होगा और नए तरह के समाज का निर्माण करना होगा। क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा है कि यह जो श्रमिक लोग हैं, जो श्रमशील जनता है, वह एकत्र हो, इकट्ठा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि राजनीतिक सत्ता के जरिए, कानूनों के जरिए इस तरह की व्यवस्था को आधार प्रदान किया गया है, स्थायित्व प्रदान किया गया है, इसलिए एकत्र हो करके वस्तुतः राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करके कानूनों को बदल करके, और ऐसा है कि कानूनों के प्रसंग में आप सब लोग जानते हैं कि ये जो कानून थे ना, तो श्रम के कानून, तो जैसा कि हमने कहा कि प्रारंभ में और सोच करके मुझे अचरज हुआ कि पहला जब कानून बना तो यह कानून बना कि 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में नहीं लाया जा सकता। यानी उस जमाने में 9 साल से भी कम के बच्चों को फैक्ट्री में काम कराया जाता था। आज भी ऐसा है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनमें बच्चों की उंगलियों में चूंकि कोमलता होती है, तो बड़े लोग अपनी उंगलियों के साथ उतने तरह का सॉफ्ट कॉम्बिनेशन नहीं अर्जित कर सकते जितना बच्चे कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी जगहों पर बच्चों को काम में लगाया जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में ये था कि 9 साल से कम उम्र के बच्चे को, तो एक जमाना वह था। तो क्या था कि कानून ना तो बने, लोगों ने दबाव डाल करके कानून बनवाए और उनके जरिए एक तरह की स्वतंत्रता अर्जित की, क्योंकि वो जानते थे कि यह जो काम है इसके दौरान हम स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र तब है जब कार्य समाप्त हो जाता है, जब ड्यूटी आवर्स समाप्त हो जाते हैं, तब हमारी स्वतंत्रता का समय शुरू होता है। इसलिए मूलतः मनुष्य का जो कार्यभार है और सामूहिक रूप से यह कार्यभार है, वह यह कि शारीरिक श्रम से वह मुक्ति पाए और उसका जो अपना सार है यानी चेतना ना, तो उस चेतना के बल पर जो कुछ भी संभव हो सकता है, उसके बल पर जो कुछ इस दुनिया में किया जा सकता है, तो उसका सर्वोत्तम उपयोग वह तभी कर सकता है जब अपनी सिर्फ और सिर्फ भौतिक जरूरतों के लिए ही परेशान होने का समय कम से कम होता चला जाए। तब वह अपनी सिर्फ शारीरिक भौतिकताओं की ही पूर्ति के लिए हर समय परेशान नहीं रहेगा, वरन अपनी चेतना जो उसका विशेष गुण है उसका उपयोग करेगा अपने आप को और अधिक विकसित करने के लिए, है ना। तो इस अर्थ में पूंजीवादी बंधनों से मुक्त करने के लिए यही सब रास्ते बचते हैं। हमने बताया पहले भी एक व्याख्यान में कि उन्होंने कहा कि ये जो टकराव है, इस टकराव का निपटारा सुपर स्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया जाता है, अधिसंरचना के क्षेत्र में किया जाता है, यानी राजसत्ता और कानून, है ना, और एक हद तक वैचारिकी। तो इन तीनों क्षेत्रों में ये जो अंतर्विरोध हैं, इनका निपटारा किया जाता है। यानी राजसत्ता से पूंजीपति वर्ग को बेदखल कर देना और राजसत्ता को श्रमिकों की जरूरतों के अनुरूप ढालना। और इसके विभिन्न चरण हैं। कहने का मतलब यह कि पॉलिसी, नीति निर्माण, तो नीति निर्माण हम सब जानते हैं कि पूंजी के हितों के लिहाज से प्रधानतः किया जाता है। तो इस नीति निर्माण की भी कार्यवाही को श्रमिकों के श्रम के अनुरूप, श्रम के हितों के अनुरूप करने के लिए दबाव बनाना।
तो यह एक तरह का कार्यभार है जिसके जरिए क्रमशः स्वतंत्रता अर्जित करता है मनुष्य। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे क्या है कि किसी अन्याय का हम विरोध करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उस अन्याय को हमने समाप्त नहीं कर दिया, लेकिन उसका विरोध करने के क्रम में हमें एक तरह की प्रसन्नता का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि स्वतंत्रता मनुष्य का गुण है, बुनियादी गुण है ना। तो हमने जब भी किसी अथॉरिटी को, यानी किसी ने कहा और इसलिए मुझे ऐसा करना है, इसका जो ही हमने विरोध करना शुरू किया, उसी क्षण मुझे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तो कानून बदले या न बदले, लेकिन यदि हमने उसके विरोध में स्वर अपना उठाना शुरू कर दिया है, तभी हमें स्वतंत्रता का अनुभव शुरू हो जाता है। तो इस अर्थ में मैं कह रहा था कि मैंने राजनीतिक सत्ता से बेदखल कर देना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके लिए प्रयास करना और उस प्रयास के दौरान ही अपने लिए स्वतंत्रता अर्जित करना, तो एक ये तत्व होता है जिसके जरिए क्रमशः पूंजीवाद का जो जकड़बंदी है वो हम ढीली करते जाते हैं। और पूंजीवादी, जैसे पूंजीवाद खुद सामंती समाज के भीतर पैदा हुआ था, उसी तरह से पूंजीवादी समाज के भीतर ही एक कुछ ऐसे तत्व पैदा होने लगते हैं जिनसे पूंजीवाद को माने नई व्यवस्था रिप्लेस कर देती है। तो इस अर्थ में यह एक घटना नहीं होती ना, एक घटना हर समय नहीं होती है, कभी कभी वह घटना भी होती है। और जैसा कि होता है, मार्क्स ने कहा कि परिमाणात्मक रूप से, माने क्वांटिटेवली जब कोई चीज बढ़ती रहती है तो एक विशेष क्षण में जाकर के वह क्वालिटेटिव चेंज में बदल जाती है, सामने आती है। तो इस अर्थ में यह जो पूंजीवाद के भीतर यह जो हमारे ऊपर थोपी गई श्रम की ऐसी विधि है जिसमें हमें दूसरे के लिए परिश्रम करना पड़ता है, हमारे श्रम का फल दूसरा हड़प जाता है। तो ऐसी और इसमें मध्यस्थता किसकी होती है? मध्यस्थता होती है मुद्रा की। यह जो मुद्रा है, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि सबसे अमूर्त चीज है, और इसलिए हर एक चीज को उसमें क्वांटिफाई किया जा सकता है। तो उस मुद्रा में, जो मुद्रा की मध्यस्थता के जरिए हमारे ऊपर एक तरह से पूंजीवाद अपने तर्क को थोपता है, तो उससे क्रमशः मुक्ति पाना और जो शारीरिक भौतिक जरूरतें हैं उन्हीं के लिए परेशान होने के की जो यह शर्त हम पर थोप दी गई है, उसके मुकाबले इसको कम से कम करते जाने और अपनी चेतना, जो मनुष्य का विशेष गुण है, तो उसके स्वाभाविक उपयोग के जरिए एक नए इतिहास के अध्याय का शुरू होना। और इसी अर्थ में मार्क्स ने कहा था कि जो क्लास सोसाइटी है ना, क्लास डिवाइडेड सोसाइटी, वो मानव इतिहास का प्राक इतिहास है, वो प्री हिस्ट्री है। उसका असल इतिहास तो तब शुरू होगा जो वर्ग विभाजित समाज जब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ग विभाजित समाज में हमारी चेतना भी एक तरह से विकृत चेतना हो जाती है। और इसीलिए उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हम अभी से नए समाज का कोई सपना नहीं गढ़ सकते हैं, हमारे आगे आने वाले लोग हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होंगे, क्योंकि वह भिन्न स्थितियों में होंगे। चूंकि वह भिन्न स्थितियों में होंगे, इसलिए वे ज्यादा साहसपूर्वक नए किस्म के समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए ही उन्होंने कोई खाका नहीं प्रस्तुत किया आगामी समाज का, ठीक है। और उन्होंने इस बात को कहा कि जो आगे आने वाले लोग हैं वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह से इस काम को कर सकते हैं। और उसी तरह से जैसे कि पूंजीवाद सामंती समाज में पैदा हुआ था, उसी तरह से जो समाजवादी समाज के बीज हैं वो पूंजीवादी समाज के भीतर ही पैदा होते हैं। और इसलिए शुरुआती दिनों में उसके भीतर पूंजीवाद के चिन्ह भी होते हैं। जैसा हमने कहा कि पूंजीवाद के भीतर
सामंतवाद के विभिन्न चिन्ह हैं, है ना, मौजूद हैं। एक हद तक उसमें श्रेणी क्रम, या कह लीजिए कि कल जिसका मैं उदाहरण दे रहा था, विरासत के हिसाब से विशेषाधिकार का ट्रांसफर, हस्तांतरण, ये सब सामंती तत्व हैं जो पूंजीवाद के भीतर भी निहित हैं, है ना। उसी तरह से जो आगामी समाज पैदा होगा उस पर भी पूंजीवादी समाज की छाप मौजूद होती है, लेकिन धीरे धीरे जो नया मनुष्य होता है वह अपने हिसाब से एक नए तरह के समाज का निर्माण करता है। अब एक सज्जन ने पूछा है, या निव्या अंतनी, कि सर हाउ कैन ह्यूमन एनहांस इनहेरेंट ब्यूटी ऑफ नेचर व्हाइल बीइंग इन कैपिटलिज्म। तो एक बात तो यह है कि देखिए, कैपिटलिज्म के में रहते हुए ये बहुत मुश्किल है कि नेचर की इनहेरेंट ब्यूटी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि हमने बताया कि नेचर जो है वो मनुष्य भी है ना। तो मनुष्य अपनी ब्यूटी को खो देता है कैपिटलिज्म के भीतर, है ना। उसके भीतर जो श्रम करने का एक अनिवार्य गुण है, तो उसकी ब्यूटी को वो खो देता है कैपिटलिज्म के भीतर। और इसलिए आप जानते हैं कि जो चीजें आनंद का स्रोत हैं, वह भी, कल भी मैंने उदाहरण देकर के बताया था कि कैसे भोजन, एक तरह से कह लीजिए कि आप जानते ही हैं कि पूरे अमेरिका में ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और उसका कारण यही है कि इस तरह का फूड बनाया जाता है जिससे भूख नहीं मिटती, है ना, तो अनंत भूख बनी रहती है। और आप देखिए, माने क्या बोलते हैं कि और पूंजीवाद ने सिर्फ पूंजी की भूख को नहीं पैदा किया है, बल्कि वस्तुतः वह जो हमारी प्राकृतिक आदतें हैं, यानी भोजन इत्यादि, उनको भी अपने लाभ का स्रोत बना रखा है उसने। और इसलिए वह ऐसी चीजों का उत्पादन करता है जिनसे खैर, तो बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो दूसरे व्याख्यान में भी उनका उत्तर मिलेगा, और मुझे इससे प्रेरणा भी मिल रही है। जो इसमें एक सज्जन ने लिखा है कि वंस ह्यूमन गॉट एलिनेटेड फ्रॉम हिज नेचर एनवायरनमेंट, हाउ ही कैन गेट बैक इनटू हिज नेचर इन पर्सपेक्टिव ऑफ थियरी ऑफ एलिएनेशन, है ना। तो ये सब सवाल थोड़ा सा दूसरे सत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस बात पर मैं जोर देना चाहता था वह यह कि जब मनुष्य इस पूंजीवाद के भीतर आता है, तो उसकी जो प्रकृति है वह स्वयं उसके लिए एक ऐसी चीज हो जाती है जो आनंद का स्रोत नहीं रह जाती, और इसलिए वह आनंद कुछ विकारों में खोजता है ना, विकृत चीजों में आनंद खोजता है। तो आप देखिएगा, परिश्रम करके जब प्रसन्नता नहीं हासिल होती है, तो किस तरह की चीजों से प्रसन्नता हासिल करने की कोशिश करते हैं? अवकाश से, अवकाश से, या मान लीजिए कि क्या है कि यौनानंद को वास्तविक आनंद की जगह स्थापित कर देना, या मान लीजिए कि आप स्वाभाविक तौर पर जो आनंद उठा सकते हैं उसकी बजाय माने क्या बोलते हैं कि शराब नोशी, मैनोशी बड़े पैमाने पर पैदा हो जाती है। तो वह एक तरह से कह लीजिए कि मनुष्य का अमानवीकरण हो जाता है, डीह्यूमनाइजेशन हो जाता है, जिसमें मनुष्य जब जिन चीजों से उसे आनंद प्राप्त होना चाहिए उनकी बजाय वह किन्हीं और चीजों से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है ना। तो मैं समझता हूं कि आज के व्याख्यान के इस पहले सत्र का मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, और फिर हम लोग शाम को जब मिलेंगे तो इन सब पर कोई और भी बातें थोड़ी और चलेंगी। ठीक है।